exercises tips for paralysis patients. Hello everyone, myself Dr. Sanskriti, physiotherapist. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, बहुत एक लंबा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स तो इनफैक्ट ऐसे भी हैं जो 6, 8 इवन 1 ईयर से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई रिकवरी नहीं मिल रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगी कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर हम एक्सरसाइजेस का रूटीन फॉलो अप करते हुए हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये सब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जनरली जब भी श्रेयाज में हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो उनका सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि मैम हम बहुत टाइम से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और वो बहुत टाइम उनका सिर्फ 1 साल या 2 साल नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उससे भी ज्यादा ईयर्स से एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिकवरी, उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है और पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है जो भी उनकी एक्सरसाइजेस हो रही है या फिर जो भी उनकी मेडिकेशंस चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम एक्सरसाइजेस के दौरान कंसिडर करना भूल जाते हैं और हमारी रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पेशेंट को एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा रहे हैं, वेदर वो आपके थेरेपिस्ट हैं, वो आपके केयर गिवर्स हैं, या फिर आप खुद अपने रिलेटिव्स को या पेरेंट्स को एक्सरसाइजेस करा रहे हो, अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस करा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेस के दौरान आप ज्यादा थक रहे हो या फिर आपका थेरेपिस्ट ज्यादा थक रहा है या आपके पेशेंट ज्यादा थक रहे हैं। इससे समझाने का ये मतलब है कि जब पेशेंट्स को हम पैसिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराते हैं, यानी पेशेंट खुद से तो एक्सरसाइज परफॉर्म कर नहीं पाते क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और मसल्स में पार्शियल लॉस या फिर कंप्लीट लॉस हो चुका होता है। तो पैसिव एक्सरसाइजेस से मेरा मतलब क्या है कि हम पेशेंट को खुद से पकड़ के एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा रहे हैं। अब आप उनको ये रिपीटेशन चाहे 100 टाइम्स करवा लो, चाहे 200 या 500 टाइम्स, लेकिन पेशेंट जब तक पेशेंट के माइंड में खुद से क्लिक नहीं करेगा, जब तक पेशेंट खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते, कोई फायदा नहीं है ऐसी एक्सरसाइज कराने का। और इससे हो क्या रहा है? इससे कुछ नहीं हो रहा। पेशेंट तो स्टैटिक लेटे हुए हैं, थेरेपिस्ट आए हैं या केयर गिवर्स आए हैं, एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराए एंड दैट्स इट। इससे रिकवरी मिलना कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचो, जब पेशेंट खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहा, आप खुद हाथ पकड़ के उन एक्सरसाइजेस कराए जा रहे हो, लेकिन पेशेंट तो इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है, तो रिकवरी कैसे हो सकती है? मसल में सबलक्सेशन, मसल्स में मोबिलेशन कैसे होगी जब तक पेशेंट खुद से एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे? तो ये जानना और ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एक्सरसाइजेस का जो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, क्या वो एग्जैक्टली में सही है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम और चीजों की बात करें तो एक्सरसाइजेस फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल से मेरा मतलब है हम पेशेंट्स को रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कराते रहते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि क्या वो एक्सरसाइजेस से पेशेंट्स का कोई लेना देना है भी या नहीं, क्योंकि हम जनरली कोई एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। और हम करना कब शुरू करते हैं? जब हमें पैरालिसिस का अटैक आ चुका होता है। उसके बाद जब हमें ये कंडीशन दिख जाती है कि बिना एक्सरसाइज के ये चीज ठीक नहीं होगी, तो हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो कर देते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपने पेशेंट्स को उन एक्टिविटीज में इंडल्ज रखें जो वो अटैक से पहले करते थे। और ये आप कैसे करोगे? आपको अपने पेशेंट से पूछना है कि ये जो हम एक्सरसाइजेस अभी कर रहे हैं, क्या ये आप पहले करते थे या फिर आप रिकवरी होने के बाद करोगे? तो अगर आंसर उनका नो होता है तो आपका रिकवरी का, आपका प्रोटोकॉल, जो भी आप एक्सरसाइजेस करवा रहे हो पेशेंट को, उनका कोई रोल नहीं है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि सिर्फ अटैक आने के बाद आप उनको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस करवा रहे हो जो कि उनके रूटीन में कहीं भी ऐड नहीं है, तो पेशेंट्स को रिकवरी मिलने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। इसलिए मैंने पहले एक वर्ड यूज करा, एक्सरसाइजेस फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल इन द सेंस जो पेशेंट्स पहले भी कर रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि आप पेशेंट को हार्ड एंड फास्ट या फिर टफ एक्सरसाइजेस कराओ, आप उनको माइल्ड एक्सरसाइजेस कराओ। अगर आप पैरालिसिस पेशेंट्स को बेड से उठा के बिठा भी देते हो तो ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी मसल मूव हो रही है, उनका पोस्चर चेंज हो रहा है, उनकी बॉडी अलाइनमेंट चेंज हो रही है। अब पेशेंट पूरे दिन एक बेड पे स्टैटिक लेटे हुए हैं, जब आप इनिशिएटिव लोगे कि उनको उठा के आप चेयर पे बिठाओगे, एटलीस्ट सिर्फ चेयर तक आप उनको लेके जाते हो, तो उसमें भी क्या हो रहा है? उनकी मसल्स मूव हो रही हैं, जो भी स्टिफनेस है बॉडी में वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होगी और पेशेंट खुद से थोड़ा बहुत एक्टिव भी महसूस करेगा। क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पैरालिसिस पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो ठीक हो जाएंगे। और पैरालिसिस पेशेंट में सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो यही है, दैट इज ऑफ डिप्रेशन। पेशेंट्स को ये लगता है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएंगे, वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ ही नहीं पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम जो भी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं वो फंक्शनल होनी चाहिए, एज वेल एज पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि वो जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब जो थर्ड पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है और जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो यही है कि पेशेंट को मोटिवेटेड रखो,
पेशेंट को इंगेज रखो। अब वो आप कैसे रखोगे? जनरली हमारा माइंडसेट क्या होता है कि ये तो पेशेंट है, ये तो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा नहीं, ये तो पूरे दिन लेटा रहेगा, या फिर इनसे क्या ही बात करनी है, तो कुछ बात करेंगे नहीं। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें भी करना, इनफैक्ट बोलना भी। तो हमारा माइंडसेट भी, या फिर केयर गिवर्स का, या फिर उनके खुद के घर वालों का, रिलेटिव्स का माइंडसेट यही हो जाता है कि पैरालिसिस पेशेंट जितना ज़्यादा आराम करें उनके रिकवरी के लिए उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में है। तो आपको इसको अपने माइंड से निकालना है और पैरालिसिस पेशेंट्स के साथ मैक्सिमम टाइम इंगेज रहना है। अब आप इंगेज कैसे रहोगे? ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप मेडिकेशंस के लिए जा रहे हो अपने पेशेंट के पास और उन्हें उस टाइम उनसे बातें कर रहे हो, या फिर आप एक्सरसाइजेस के लिए जा रहे हो और उनके साथ बातें कर रहे हो। उसके अलावा आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट कितनी देर तक सो रहे हैं। क्योंकि जनरली होता ऐसा है, जब हम पेशेंट्स के साथ इंगेज नहीं होते तो वो पूरे दिन लेट के बंदा क्या करेगा, वो सो जाते हैं। सोने से क्या हो रहा है, उनका ब्रेन कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा। ब्रेन भी रेस्ट में है, बॉडी भी रेस्ट में, मसल्स भी रेस्ट में। इसीलिए मैंने यूज किया पहले ही कि आपको पेशेंट को इंगेज रखना है। और इंगेज कैसे रखना है? आप कुछ मत कराओ, सिर्फ आप पेशेंट के पास बैठ जाओ और साथ में उन्हें भी बिठा दो। कैसे बिठाओगे? प्रॉपर सपोर्ट के साथ, पिलो सपोर्ट के साथ। बेड होता है, बेड का बैक जो होता है जिसे हम कहते हैं सिरहाना, आप वहां पे पेशेंट को स्टैटिकली आप उन्हें बैठा सकते हो पिलो के सपोर्ट से, उनके पास आप सिर्फ बैठ जाओ। जब पेशेंट आपको अपने पास बैठे हुए देखेगा ना, उससे भी उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी और पेशेंट्स के माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये मेरे साथ है। अभी हम अगर नॉर्मल लाइफ में भी समझे, आप एक रूम में अकेले बैठे हो, लेकिन एट द पॉइंट जब आपके साथ कोई और बैठेगा तो आप उससे बात करने की कोशिश करोगे। चाहे आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, चाहे आपके पास कोई बात करने को नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से पॉइंट्स निकालोगे, टॉपिक्स निकालोगे बात करने के लिए। दिस इज व्हाट जो हमें पैरालिसिस पेशेंट के साथ करना है, हमें उन्हें इंगेज रखना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उनके साथ बैठो, चाहे वो बातें हो या ना हो, लेकिन पेशेंट्स का एक माइंडसेट हो जाता है कि हमारे पास बैठा तो क्या हम इससे बात कर लें, और वो इनिशिएटिव लेंगे बोलने का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको एक शीट लेनी है और उस शीट पे आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है आपको हेल्दी साइड एंड एक में लिखना है आपको अनहेल्दी साइड। मतलब कि पेशेंट्स, हम जनरली पेशेंट्स को जब ट्रीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट वीक है, चल भी नहीं पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, खा भी नहीं पा रहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, पेशेंट का मोटिवेशन क्या है, पेशेंट का मसल मास एक्टिव है या नहीं है, क्या पेशेंट कॉन्फिडेंट है या नहीं है, क्या पेशेंट मोटिवेटेड है या नहीं है। हम ये सारी चीज़ें तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो क्या होता है कि पेशेंट्स को मेडिसिन दो, पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस कराओ, पेशेंट्स को डाइट दो, दैट्स इट। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पैरालिसिस का पेशेंट है वो खुद में इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, डीमोटिवेटेड है, कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम पेशेंट को मोटिवेटेड रखें। तो पेशेंट की स्ट्रेंथ पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो केयर गिवर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं। और हम इस चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस कराते चले जाओ, पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको पेशेंट का माइंडसेट भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में पेशेंट क्या करना चाहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जब शायद में पेशेंट्स आते हैं तो वो खुद से बताते हैं कि मैम मुझे ये एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। तो आपको यही पॉइंट कैच करना है कि जो पेशेंट खुद से कर रहा है, जो पेशेंट इनिशिएट ले रहा है, या फिर जो पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी हो रही है जिसमें वो खुश है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज खुद से करते हैं तभी न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है और तभी एक्चुअली में ब्रेन वर्क करता है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें कवर की हैं, जो भी मैंने आपको समझाया कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन ध्यान रखनी है, वो आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या आप पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं एंड आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, आप बहुत टाइम से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं हो रही है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे एंड बताएंगे कि आपको ये मेडिसिन से क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली है, रैपिडली होने वाली है, और कैसे पेशेंट्स हैप्पीली अपने रिकवरी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर और भी आपको कोई परेशानी हो रही है, या फिर आपकी रिपोर्ट्स हैं जो आप हमारे डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज और अपनी प्रॉब्लम हमसे डायरेक्टली पूछ। थैंक यू सो मच।